नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी पार्ट 1 अकाउंट चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक सा वित्तीय पत्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। बच्चों, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, जिसमें 3 से 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और बच्चों, आज हम लेने वाले हैं मार्च 22 का क्वेश्चन, जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझाता हूँ आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पूछा गया है। तो बच्चों, लेने वाला हूँ स्वाध्याय का 15वां क्वेश्चन, जो हालांकि बच्चों बोर्ड के अंदर पूछा गया था मार्च 22 में। कब पूछा गया था? लास्ट ईयर मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन बड़ा। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक टॉपिक समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हुए चलते, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे भी। हर्ष और ऐसा कि निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में लेकर पीढ़ी 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। बच्चों, अगर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठना साथ में, और नोटबुक भी साथ में बैठना। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगा वैसे वैसे करोगे तो 100% आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इंग्लिश में भी अगर आप लोग की बुक है तो इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत गाइड करूँगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों 15वां क्वेश्चन हमें रेडी करना है। अहर्ष और ऐसा प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट हमें रेडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ये समझते हैं, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपका एक तरीके का बड़ा यहाँ पर बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस शीट, और सकल तलपट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टेप नंबर 1 शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले बच्चों ये आपका सकल तलपट होता है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो समायोजन लिखा है, इसी समायोजन को हम कहते हैं एडजस्टमेंट इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो ये है समायोजन और ये है आपका सकल तलपट। क्लियर हो गया? अब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम समायोजन को टिक करेंगे। कैसे टिक करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान दो। पहला क्या है बच्चों, अंतिम स्टॉक, तो इसको यहाँ पर टिक करो। दूसरा मकान, तो बच्चों मकान और कानूनी खर्च पे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए मकान कहाँ लिखा है बच्चों, मकान ये लिखा है, तो मकान पे राउंड कर दो। फिर क्या बोला है, कानूनी खर्च, तो कानूनी खर्च पे राउंड कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, मकान की खरीदी कानूनी खर्च 4000 रुपया कानूनी खर्च में शामिल कर लिया। अब बच्चों याद रखना, कानूनी खर्च में शामिल किया है, करना था मुझे मकान में तो कर लिया मैंने कानूनी खर्च। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहली एंट्री हम क्या करेंगे, मकान में प्लस करेंगे और कानूनी खर्च में माइनस करेंगे। तो बच्चों मकान क्या है, हमारी संपत्ति है, तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेने हम जाएंगे, मकान लिखकर मकान में प्लस करेंगे कानूनी खर्च। और दूसरी इफेक्ट बच्चों, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में जाएंगे, क्योंकि कानूनी खर्च हमारा नुकसान है, ठीक है, हमारा लॉस है, इसलिए हम लाभ हानि खाते के उधार साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे, कानूनी खर्च लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कानूनी खर्च 4000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है, क्लियर हो रहा है, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या लिखा है, देनदार, तो बच्चों देनदार पे हम यहाँ पर राउंड करते हैं। चलिए देनदार, तो यहाँ पर देखो बच्चों देनदार, तो बच्चों यहाँ पर लिखा है लेना और देना, तो पता ही नहीं चलता बच्चों किसको देनदार बोलेंगे किसको लेनदार। बच्चों बेटा लेना मतलब होता है देनदार, मतलब इसकी हमेशा उधार बाकी होती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा उधार बाकी किसकी होती है और जमा बाकी किसकी है। डोंट वरी, टेंशन, मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, लेनदार को बोलते हैं देनदार और देना को बोलते हैं लेनदार। क्लियर हो गया बच्चों, तो यहाँ पर देनदार, तो देनदार पे हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे। आगे बात करते बच्चों, आगे क्या लिखा है बेटा, आगे लिखा हुआ है फर्नीचर और मकान, तो मकान पे मैंने कर दिया फर्नीचर पे, तो फर्नीचर कहाँ लिखा है, तो फर्नीचर, तो ये रहा बच्चों फर्नीचर। क्लियर हो गया, हमने क्या कर दिया, फर्नीचर पे राउंड कर दिया। क्लियर। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है,
पेटेंट और ट्रेडमार्क 1/5 भाग में आप लिखित करना है, मतलब माइनस करना है। तो ये रहा पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। तो पेटेंट और ट्रेडमार्क पे भी हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर समायोजन है। और बच्चों याद रखना, समायोजन की 2 असर होती हैं। फिर से समायोजन की कितनी असर होती हैं? 2 असर होती हैं। क्लियर हो गया? पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, सारे के सारे समायोजन टिक कर लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर ये पता करते हैं कि उधार बाकी किसकी होती है, जमा बाकी किसकी होती है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बच्चों में यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट आएगा, वो लिस्ट को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट पाड़ के लिख लेना है या कहीं पर नोटबुक में लिख लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौन सी उधार बाकी होती है, कौन सी जमा बाकी होती है। क्लियर बच्चों? चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर खाते का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर उधार बाकी, यहाँ पर जमा बाकी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा है मूड़ी और उपाड़। बच्चों मूड़ी मतलब होता है पूंजी, उपाड़ मतलब होता है आहरण। तो आहरण की उधार बाकी होती है, पूंजी की जमा बाकी होती है। खरीदी और बिक्री, खरीदी की उधार बाकी होती है, बिक्री की जमा बाकी होती है। माल परत, माल वापसी। बच्चों माल वापसी मतलब बिक्री माल वापसी हमारा उधार बाकी होता है, खरीद माल वापसी हमारा जमा बाकी होता है। आगे लेनदार देनदार, तो देनदार हमारा उधार बाकी होता है, लेनदार हमारा जमा बाकी होता है। ग्राहक और व्यापारी, ग्राहक हमारा उधार होता है, व्यापारी हमारा जमा। बच्चों ग्राहक को ही हम देनदार कहते हैं, ठीक है, ग्राहक को ही हम देनदार कहते हैं, व्यापारी को ही हम लेनदार कहते हैं। आके देव और लेव, इसका मतलब होता है लेना और देना, जो अभी मैंने आपको समझाया। बच्चों लेना मतलब होता है देनदार, देना मतलब होता है लेनदार। तो बच्चों ये तीनों वर्ड क्या है, एक ही मीनिंग है, ये तीनों का एक ही मीनिंग है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद घालघात का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर डूबरतुण, और घालघात अनामत का मतलब होता है डूबरतुण अनामत। तो घालघात मतलब डूबरतुण का मतलब उधार बाकी होता है, डूबरतुण अनामत का जमा बाकी होता है। फिर बट्टा अनामत, बच्चों यहाँ पर लेनदार बट्टा अनामत होगा तो उधार बाकी, देनदार बट्टा अनामत होगा तो जमा बाकी। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हुंडी, हुंडी 2 तरीके का हुंडी होता है। लेनी हुंडी क्या होगा बच्चों, उधार होगा, देनी हुंडी जमा होगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड का फाड़ो मतलब प्रोविडेंट फंड का हिस्सा। तो बच्चों प्रोविडेंट फंड का हिस्सा वो उधार बाकी होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है हमारा, जमा बाकी होता है। फिर प्रोविडेंट फंड का विनियोग, रोकड़ मतलब होता है विनियोग, तो प्रोविडेंट फंड का विनियोग आपका उधार होगा बच्चों, और प्रोविडेंट फंड पर ब्याज आपका जमा होगा। फिर रोकड़ और बैंक, बच्चों रोकड़ शेष आपका होगा उधार, बैंक शेष, बैंक मतलब कि बैंक जमा होगा तो मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर जमा में अमाउंट लिखा है तो वो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बट्टा, बच्चों बट्टा में 2 तरीके का बट्टा होता है, दिया बट्टा और प्राप्त बट्टा। दिया बट्टा बच्चों उधार होता है और जमा बट्टा प्राप्त बट्टा होता है। ब्याज और डिविडेंड, बच्चों ब्याज जो होता है उधार होता है, डिविडेंड हमारा इनकम होती है, आवक, इसलिए जमा। फिर ली लोन और ली लोन पर ब्याज, बच्चों ली लोन पर ब्याज उधार होता है, ली लोन पे ली लोन बड़ा अपना दायित्व होता है, मतलब कि जमा में। आगे खर्च और खर्च चुकाना बाकी, तो बच्चों खर्च हमारा उधार बाकी होता है, चुकाना बाकी खर्च हमारा जमा होता है। आवक, आवक मतलब आय, बच्चों यहाँ पर मिलनी बाकी आय हमारा उधार होता है और आवक हमारी जमा होता है। परचूरण खर्च, बच्चों परचूरण खर्च मतलब खर्चा हमारा उधार होता है और परचूरण खर्च हमारा बड़ा क्या होता है, बड़ा आवक क्या होता है हमारा जमा होता है। संपत्ति, बच्चों संपत्ति हमारी उधार बाकी होती है, संपत्ति पे घिसाई हमारा जमा बाकी होता है। आगे चालू संपत्ति, तो चालू संपत्ति हमारा क्या होगा बच्चों, चालू संपत्ति हमारा उधार होगा और चालू संपत्ति जवाबदारी, चालू जवाबदारी हमारा क्या होगा, जमा होगा। विनियोग हमारा बच्चों उधार होता है, विनियोग पर ब्याज हमारा क्या होता है, जमा होता है। आई होप आपको ये उधार जमा का नियम बड़ा पता चल गया, कौन सी बाकी उधार होती है, कौन सी बाकी जमा होती है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये लिस्ट आपको स्क्रीनशॉट पाड़ के रखना, काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है बच्चों। अगर ये कर लोगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ था, मैंने आपको टोटली हिंदी में बता दिया है, ठीक है बच्चों। आगे एक चीज़ और बड़ा जो आपके बहुत काम आने वाला है बड़ा, यहाँ पर ये शॉर्टकट टेक्निक है बच्चों, ये बड़ा आप लोगों के लिए ही है जो मैंने यहाँ पर टोटली बड़ा आपके लिए यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 9 के 9 स्टेप से बड़ा, ये 9 के 9 स्टेप आपको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है बड़ा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें याद करना होगा बड़ा, यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा बच्चों।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बताता खरीदी बढ़ेगा तो लेनदार बढ़ेगा, खरीदी घटेगा तो लेनदार घटेगा, बिक्री बढ़ेगा तो देनदार बढ़ेगा, बिक्री घटेगा तो देनदार घटेगा, खरीदी माल वापसी बढ़ेगा तो लेनदार घटेगा, खरीद माल वापसी घटेगा तो लेनदार बढ़ेगा, बिक्री माल वापसी बढ़ेगा तो देनदार घटेगा, बिक्री माल वापसी घटेगा तो देनदार बढ़ेगा। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों। ये सारी चीज़ें समायोजन के अंदर आती हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती है। पूरा डिटेल के सब समझाऊंगा बच्चों, लेकिन वीडियो में बने रहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं सवाल की, जिससे आपको उधार जमा के नियम पता चल गया, कौन सा उधार बाकी होता है तो कौन सा जमा बाकी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चल बच्चों, पूंजी, तो बच्चों पूंजी की हमारी क्या होती है, जमा बाकी होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी। उधार, तो आहरण हमारा क्या होता है बच्चों, उधार बाकी होता है, तो आहरण। क्लियर। आगे ख्याति, ख्याति हमारी संपत्ति होती, ख्याति बड़ा क्या होता है, बड़ा हमारी संपत्ति है, तो हम क्या लिखेंगे, संपत्ति लेना में। ठीक है बच्चों। पेटेंट और ट्रेडमार्क हमारी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। संपत्ति लेना कहाँ पर, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। बच्चों लेना और देना, देनदार मतलब हमारा उधार, मतलब देनदार हमारी क्या है, संपत्ति है, इसलिए उधार बाकी होती है, तो संपत्ति लेना में लिखेंगे। लेनदार हमारी दायित्व, कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। आगे बच्चों माल खाते, बच्चों माल खाते हो तो बच्चों यहाँ पर दो तरीके का माल होता है बड़ा, एक खरीदी माल, एक खरीद होता है, दूसरा बिक्री होता है। बच्चों खरीदी जो होता है बड़ा वो हमारा उधार होता है और बिक्री हमारा क्या होता है बच्चों, जमा होता है। तो खरीदी कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, बिक्री कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। क्लियर हो गया बच्चों। आगे यंत्र, यंत्र क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पर संपत्ति, इसलिए संपत्ति लेना में लिखेंगे, संपत्ति लेना। प्रारंभिक स्टॉक बच्चों, प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारे उधार, सॉरी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। माल वापसी खाते बच्चों, यहाँ पर दो तरीके का माल वापसी होता है, एक खरीद माल वापसी होता है, एक बिक्री माल वापसी होता है। बच्चों अगर उधार साइड में लिखा हुआ है, अगर उधार साइड में लिखा हुआ है तो बच्चों ये हो जाएगा आपका बिक्री माल वापसी। क्या हो जाएगा, बिक्री माल वापसी। जमा में लिखा है तो वो खरीद माल वापसी। बस बड़ा ये चीज़ें यहाँ पर पता होना चाहिए। मजदूरी कहाँ पर लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। फर्नीचर पे घिसाई बड़ा हम क्या करेंगे, फर्नीचर में क्या करेंगे, ओल्ड वाले फर्नीचर को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अगर सलपट तलपट के अंदर अगर फर्नीचर पे घिसाई दिया है तो इस फर्नीचर में इस फर्नीचर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। फिर बाद में हम फर्नीचर की घिसाई निकालेंगे, जो समायोजन में दिया तो उसको हम माइनस करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि सकल तलपट में दिया मतलब ओल्ड वाली है और जो समायोजन में दिया है वो न्यू वाली है। न्यू वाली घिसाई को माइनस किया जाता है, ओल्ड वाली घिसाई को प्लस किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे स्टेशनरी छपाई खर्च बच्चों हमारी खर्चा है, इसलिए लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। मकान, मकान हमारी संपत्ति है तो कहाँ लिखेंगे बड़ा, संपत्ति लेना में। कानूनी खर्च हमारा खर्चा है तो कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। और रोकड़ से हमारी संपत्ति है, इसलिए कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। रेलवे क्या है बच्चों, यहाँ पर रेलवे हमारा एक तरीके का खर्चा, वो भी खरीदी संबंध खर्चा है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। बीमा प्रीमियम बच्चों, बीमा प्रीमियम हमारे एक तरीके का खर्चा है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। ठीक है। हुंडिया बच्चों, हुंडी दो तरीके का होता है, लेनी हुंडी एंड देनी हुंडी। अब बच्चों मैंने बताया था लेनी हुंडी हमेशा उधार होता है, तो लेनी हुंडी जो होगा बच्चों, लेनी हुंडी उधार होगा और देनी हुंडी जमा होगा बच्चों। आगे डाक खर्च, डाक खर्च बड़ा हमारा खर्चा है, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। ठीक है। और डूबटून बच्चों, डूबटून नमक, डूबटून की उधार बाकी होती है, डूबटून की उधार बाकी होती है, डूबटून नमक की जमा बाकी होती है। क्लियर बच्चों, डूबटून की उधार बाकी होती है, डूबटून नमक की जमा बाकी होती है। अब बच्चों बट्टा, बट्टा भी हमारा दो तरीके का बट्टा होता है, दिया बट्टा, प्राप्त बट्टा। दिया बट्टा क्या होता है, वो उधार होता है और प्राप्त बट्टा वो जमा होता है। फिर इस हाथ पर स्टैम्प डूबटून वापसी, पता हाथ पे स्टैम्प बच्चा वो बड़ा हमारा एक तरीके का क्या है बड़ा, यहाँ पर संपत्ति है उसे हम लिखेंगे संपत्ति में, डूबटून वापसी हमारी इनकम है, हमारी आवक है तो वो जमा में लिखेंगे। आगे HDFC का लोन बच्चों, लोन वाला सिस्टम कभी भी आए तो बड़ा उसको हमेशा दायित्व समझ करके लिख देना, और यहाँ पर परसेंट भी दिया है और यहाँ पर तारीख दिया है, इसलिए बच्चों ये छुपा हुआ समायोजन है, इसके ऊपर भी राउंड कर देना।
क्लियर होगा बच्चों। और लोन वाला बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बच्चों, मैं बहुत बार लोन का एंट्री करवा दिया हूँ और लोन की एंट्री में जैसे करवाता हूँ डिट्टो वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं, हर बार एक ही तरीके से लोन निकलेगा मतलब निकलेगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको सारी एंट्री पता चल गई कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जाने वाली है और कौन सी जगह पर जाएगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बच्चों हम एक एक करके सारी एंट्री को कवर करेंगे, सारी एंट्री को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बच्चों देख लो कि कौन कौन से खाते रेडी करने हैं। आपको बनाना पड़ा व्यापार खाता, व्यापार खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद आपको बनाना है लाभ हानि वितरण खाता, उसके बाद बनाना लाभ हानि वितरण खाता, लाभ हानि वितरण खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद आपको बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद बनाना आपको लास्ट एंड फाइनल अकाउंट, ठीक है, आर्थिक चिट्ठा बनाना है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों आहरण पूंजी और आहरण, पूंजी की जमा बाकी तो कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो भाई हर्ष के खाने में 35,000 और ऐसा के खाने में 15,000। और बच्चों आहरण कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। आहरण खाता क्या हर्ष के खाने में लिखेंगे 5,000 और ऐसा के खाने में लिखेंगे 2,500। चलिए लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा शेष आगे लाए, हर्ष के खाने में 35,000 रुपया और ऐसा के खाने में 15,000 रुपया। और बच्चों फिर साझेदार के पूंजी खाते उधार में लिखा आहरण खाता, हर्ष के खाने में 5,000, ऐसा के खाने में 2,500, क्योंकि कोई समायोजन नहीं बच्चों, इसकी खाली एक ही असर होगी। क्लियर हो गया, ये एंट्री पूरी हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, ख्याति। ख्याति पे कोई समायोजन नहीं बच्चों, कहाँ जाएगा, संपत्ति लेना में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। चलिए लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में देखो ख्याति 5,000 रुपया, एक ही, क्योंकि समायोजन नहीं था इसलिए इसकी एक असर हो गई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या बेटा, पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना दिया है 2700। बच्चों राउंड क्या मतलब इसके ऊपर समायोजन 2 असर होंगे। चलिए देखो समायोजन क्या लिखा है, पढ़ते बड़ा, पेटेंट और ट्रेडमार्क 1/3 भाग देकर अपलिखित करना है। बच्चों अपलिखित करना मतलब माइनस करना है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पर हम आपको नोट में समझाते हैं आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर पेटेंट और ट्रेडमार्क आपको 2700 रुपया दिया हुआ है, गुणे करेंगे 1/3, हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो 2700 गुणे 1 करो भागे 3 करोगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा 900। तो बच्चों ये 900 हम क्या करेंगे पेटेंट और ट्रेडमार्क में से 2700 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों लिख दिया, पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना दिया 2700, उसमें से अपलिखित करेंगे, अपलिखित करना मतलब माइनस करना। तो 2700 में से 900 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1800। बच्चों माइनस किया तो एक शॉर्टकट टेक्निक से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वो टेक्निक अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी गलती से भी आपको बड़ा ये नहीं होगा, आपको कभी गलत नहीं होगा, आपका हर एक एंट्री सही होगा मतलब सही होगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कौन सी एंट्री कहाँ लिखना है। बच्चों माइनस होगा तो कौन सा टेक्निक अपनाना है वो भी देख लो। तो याद रखना बच्चों, अगर प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज, बस इसे माइंड में फिट करना। फिर से प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज। कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी देख ले बेटा। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने माइनस किया तो क्या करेंगे साइड चेंज। बच्चों समझ लो ये उधार है ये जमा है, ऐसा समझ लो बेटा, ये उधार है ये जमा है ना। तो बच्चों यहाँ पर माइनस किया तो साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज मतलब इधर जमा साइड में है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, उधार साइड में। कहाँ पर जाएगी, हमेशा बड़ा कोई भी समायोजन होता है बड़ा, अगर उसका हम निकालते हैं कभी भी समायोजन तो माइनस होगा तो साइड चेंज, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में जाएगी। चलिए लिखते हैं, ये लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखा पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना 900 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलो बच्चों उसके बाद क्या लिखा है, लेना। लेना मतलब क्या होता है, देनदार। देनदार हमारी क्या है, संपत्ति, तो संपत्ति में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया देनदार 31,000। अब बच्चों इसके ऊपर समायोजन दिया है, तो देखो समायोजन में क्या लिखा है, देनदारों पे 5% डूबत्व अनामत का प्रावधान करना है। बच्चों जब भी सवाल के अंदर डूबत्व अनामत का प्रावधान करना तो हमेशा याद रखना बच्चों डूबत्व का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करना रहेगा। चलिए शुरुआत करते देखते कैसे करना है। तो देखो बच्चों देनदार आपको दिया 31,000, डूबत्व अनामत कितना बोला 5%, तो 31,000 का 5% करोगे बच्चों कितना आएगा 15, 50
तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों 29,450। अब बच्चों यहाँ पर माइनस किया है तो दूसरी एंट्री क्या होगी, साइड चेंज। प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज। बच्चों माइनस है तो साइड चेंज करेंगे। दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी बच्चों, लाभ हानि खाते के उधार में, किसके अंदर लिखेंगे, फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों मैंने डूबट अनामत और न्यू यहाँ पर लिख दिया 1550। बच्चों न्यू मतलब क्या होता है, जो हमने अभी निकाला वो। ओल्ड मतलब जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होता है वो। तो बच्चों यहाँ पर डूबट अनामत न्यू है, ये क्या है बच्चों, ये न्यू है। न्यू है तो इसको डूबट अनामत न्यू में लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए, देना, देना मतलब क्या होता है बच्चों, लेनदार। लेनदार हमारी क्या होती है, दायित्व। तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चलिए लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लेनदार 25,000 रुपया। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, माल खाते। मतलब कि माल खाता दो होता है बेटा, खरीदी और बिक्री। खरीदी उधार बाकी होता है 40,000 और बिक्री में 89,250 रुपीज़। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार, खरीदी लिखेंगे व्यापार खाते के उधार पक्ष में, बिक्री लिखेंगे खरीदी का व्यापार खाते के जमा पक्ष में। चलिए लिखते हैं। तो ये रहा बच्चों, व्यापार खाते के जमा पक्ष में बिक्री, व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी लिख दिया। क्लियर, कोई समायोजन नहीं था इसलिए एक एंट्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों, यंत्र। यंत्र पे कोई समायोजन नहीं। यंत्र हमारी क्या होती है, संपत्ति। कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में एक ही एंट्री होगी। ये रहा आर्थिक चिट्ठा, यहाँ पर लिखा है यंत्र खाता, संपत्ति लेना में उधार में, संपत्ति लेना में लिखेंगे यंत्र खाता 15,000 रुपया। क्लियर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। आगे क्या है, प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक कितना है बच्चों, 6,000। तो कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। ये रहा प्रारंभिक स्टॉक, बाहर लिख दिया मैंने 6,000। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर खरीदी और बिक्री का आपने अंदर क्यों लिखा है, बाहर रकम क्यों नहीं लिखा। बच्चों इसके नीचे हम क्या करेंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे खरीद वापसी, बिक्री में से बिक्री वापसी माइनस करेंगे। बच्चों एक चीज़ और बता दो, अंदर कब लिखा जाता है, बाहर कब लिखा है। जब बड़ा जिसके ऊपर समायोजन होता है उसकी एंट्री हमेशा, उसकी अमाउंट हमेशा अंदर लिखने का, और जिसके ऊपर समायोजन ना हो उसकी एंट्री सीधा रकम बाहर लिख देने का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फर्नीचर। बच्चों फर्नीचर के ऊपर समायोजन है। क्या फर्नीचर की समायोजन बड़ा, फर्नीचर पे 10% और मकान पे 5% घिसाई निकाल लो। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देख लो फर्नीचर। तो फर्नीचर कहते हैं, और बच्चों यहाँ पर एक फर्नीचर ये रहा और एक फर्नीचर पे घिसाई ये रहा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, फर्नीचर और फर्नीचर की घिसाई ये दोनों ओल्ड वाले हैं, मतलब इसके अंदर दिया हुआ है। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके फिर हम 5% 10% हम क्या निकालेंगे, घिसाई निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व करते, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये रहा बच्चों लिख दिया, फर्नीचर कितना था 3,000, उसमें से प्लस किया ओल्ड वाला फर्नीचर की घिसाई 300 प्लस किया, कितना है 3300। अब बच्चों यहाँ पर समायोजन में कितना दिया था, समायोजन 10% घिसाई निकालना है। तो बच्चों ये जो 3300 आया, तो 3300 गुणा 10% करेंगे तो कितना आएगा 330, माइनस करेंगे 3300 में से 330 तो कितना आएगा बच्चों 2,970 आएगा। अब बच्चों माइनस किया यहाँ पर तो क्या करेंगे, साइड चेंज। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जमा साइड है। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, उधार साइड। कहाँ पर लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, फर्नीचर पे घिसाई 330। क्लियर हो गया बच्चों। माइनस होगा तो साइड चेंज, जमा है उधर का आएगा, उधार में आएगा। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, माल वापसी खाते। बच्चा माल वापसी खाता 2 तरीके का होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा। माल वापसी खाते 2 होते हैं, एक खरीद माल वापसी होता है, एक बिक्री माल वापसी होता है। बेटा बिक्री माल वापसी हमेशा उधार बाकी होती है, खरीद माल वापसी हमेशा जमा बाकी होती है। क्लियर हो गया। चलिए लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, खरीदी में से खरीद वापसी माइनस करेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे खरीद वापसी। तो 40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 35,000। फिर बिक्री में से बिक्री वापसी माइनस करेंगे 89,250 में से माइनस करेंगे 7,500 तो कितना आएगा 81,750 रुपीज़। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। आगे बच्चों क्या लिखा है, मजदूरी। तो मजदूरी 4,000 बच्चों कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, कोई समायोजन नहीं इसलिए एक एंट्री। तो यहाँ पर व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे मजदूरी 4,000 रुपया। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। फर्नीचर पे घिसाई ये तो हो गया बच्चों। आगे क्या लिखा है, स्टेशनरी और छपाई खर्च। बच्चों ये क्या है, हमारी एक तरीके की खर्चा है। तो कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। ये रहा बच्चों, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में स्टेशनरी छपाई खर्च 15,50। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री।
नेक्स्ट क्या बच्चों, मकान। बच्चों मकान देखो क्या दिया समायोजन पे, मकान पे समय क्या लिखा है, यहाँ पर देखो बड़ा, मकान खरीदे कानूनी खर्च 4,000 रुपया कानूनी खर्च में शामिल कर लिया। बच्चों कानूनी खर्च में शामिल किया ना, तो मतलब मकान में से क्या करना, मकान लिखना था कानूनी खर्च में, लिख दिया मकान में, मतलब मकान में से माइनस करना पड़ेगा और कानूनी खर्च में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो 2 एंट्री यहाँ पर होगी, दूसरा क्या बोला है यहाँ पर मकान पे 5% घिसाई भी निकालना है। तो चलिए दोनों काम एक साथ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो मकान कितना दिया है 46,000, उसमें प्लस करेंगे कानूनी खर्च कितना दिया है 4,000, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 5,000। तो बच्चों यहाँ पर कानूनी खर्च यहाँ पर मकान में प्लस किया है, तो भाई यहाँ पर हमें लिखना क्या था बच्चों कानूनी खर्च में, तो भाई मकान में माइनस करना था, तो भाई मकान में मैंने माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, सॉरी मकान में से क्या करना पड़ा बच्चों, क्योंकि मुझे लिखना था कानूनी खर्च में शामिल कर लिया ना, तो मकान में मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मकान खरीदा था कानूनी खर्च 4,000 रुपया, तो भाई मकान मुझे लिखना था मकान में प्लस, पर गलती से लिख दिया कानूनी खर्च में, तो भाई मकान में प्लस करके कानूनी खर्च में माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए तो मैंने वही किया, मकान के अंदर बड़ा कानूनी खर्च प्लस कर दिया, कितना है 50,000। और बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री कानूनी खर्च में क्या करेंगे माइनस करेंगे, कानूनी खर्च में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 2,500। ये 2 इफेक्ट हो गई। आगे बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है मकान के 5% घिसाई, तो बच्चों टोटल कितना है 50,000, तो 50,000 का 5% करेंगे कितना आएगा 2,500। तो बच्चों यहाँ पर लिख माइनस करेंगे घिसाई, कितना आएगा 2,500। बच्चों माइनस आया तो क्या करेंगे साइड चेंज, माइनस आया तो क्या करेंगे साइड चेंज। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते की उधार पक्ष में। तो ये आप देख सकते हो बच्चों, लाभ हानि खाते की, आप देखो यहाँ पर लाभ हानि खाते के उधार साइड में देखो बड़ा, यहाँ पर मकान की घिसाई कितना है 2,500 रुपया। क्लियर हो गया आप कॉन्सेप्ट बच्चों। इसे क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से पीछे से बैकअप करके देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों रोकड़ शेष। रोकड़ शेष क्या है हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। तो देखो बच्चों ये रहा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, यहाँ पर लिखा है रोकड़ शेष कितना है 300 रुपया। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है रेलवे न्यूज। रेलवे न्यूज क्या है बेटा, हमारा एक तरीके खरीदी संबंधित खर्चा है, तो कहाँ पर जाएगा व्यापार खाते की उधार पक्ष में। तो चलिए बेटा लिखते हैं, ये रहा व्यापार खाता, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखा है रेलवे न्यूज 600 रुपया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों बीमा प्रीमियम। तो बीमा प्रीमियम क्या है बच्चों हमारा खर्चा है, तो कहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। चलिए लिखते हैं, ये रहा लाभ हानि खाता, इसके उधार पक्ष में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है बीमा प्रीमियम 1150। क्लियर हो गया बच्चों। आगे क्योंकि इसके ऊपर कोई समायोजन नहीं इसलिए इसकी एक ही असर होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों हुंडिया। हुंडिया मतलब बच्चों यहाँ पर 2 हुंडी होती है बड़ा, 2 तरीके की यहाँ पर हुंडी होती है, एक लेनी हुंडी होती है, दूसरा देनी हुंडी होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक लेनी हुंडी होती है, दूसरा देनी हुंडी, मतलब बिल्स पेपर बिल्स रिसीवेबल। ठीक है बच्चों। चलिए तो हुंडिया यहाँ पर लेनी हुंडी देनी हुंडी। तो बच्चों लेनी हुंडी जो होती है बड़ा वो आपका उधार बाकी होती है, और देनी हुंडी जो होती है वो जमा बाकी होती है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए तो दोनों एंट्री में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे बड़ा देनी हुंडी 2,500 रुपया, और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेन में लिखेंगे लेनी हुंडी 4,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। कौन सी एंट्री कहाँ गई, क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों डूबाटूण और डूबाटूण अनामत। तो बच्चों ये डूबाटूण और डूबाटूण अनामत कहाँ पर जाएगा फॉर्मेट के अंदर, कहाँ कौन सी जगह पर लाभ हानि खाते की उधार पक्ष में। डूबाटूण की उधार बाकी होती है, डूबाटूण अनामत की जमा बाकी होती है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं इसकी अमाउंट कितना लिखा हुआ है, एक का 1,500 है, एक का 2,000 रुपया। तो यहाँ पर चलिए लाभ हानि खाते के उधार साइड में फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं डूबाटूण ओल्ड। बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर इसके अंदर दिया होता है तो मतलब ओल्ड, तो 1,500 रुपया यहाँ पर डूबाटूण लिखा, डूबाटूण अनामत में लिखा 2,000 रुपया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर क्या है प्लस प्लस प्लस, तो इन तीनों को प्लस करके कितना है 3,050, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 1,050। अब बच्चे जिस पे एंट्री नहीं उस पर मैंने क्या कर दिया डैश। क्लियर हो गया बच्चों। ये फॉर्मेट भी आपको आई थिंक समझ में आ गया। ये लगभग सारे सवाल में बच्चों इसकी जाते मन एग्जाम में पहले से इसको बना देने का ये फॉर्मेट को। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, बट्टा। बट्टा भी दो तरीके का बट्टा होता है, दिया बट्टा उधार बाकी होता है, प्राप्त बट्टा जमा बाकी होता है। तो दिया बट्टा कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, प्राप्त बट्टा कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं अमाउंट। 750 दिया बट्टा होगा, 1500 प्राप्त बट्टा होगा। चलिए लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार और जमा में। तो लाभ हानि खाते के उधार साइड में लिखेंगे दिया बट्टा 750 और जमा में लिखेंगे प्राप्त बट्टा 1500 रुपया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, हाथ पे स्टैम्प और दुबट्टों वापसी। बच्चों हाथ पे स्टैम्प हमारी एक तरीके की क्या होती है, संपत्ति होती है, तो उसकी उधार बाकी होगी कितना, 150 रुपया। और डूबटों वापसी मतलब डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा, मतलब हमारी क्या है, आवक है। तो कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। कितना लिखेंगे बच्चों, 1250। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम हाथ पर स्टैम्प 150 रुपया उधार में लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेम लिखेंगे हाथ पे स्टैम्प 150 रुपया। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है, डूबटों वापसी कितना है, 1250। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। तो ये रहा लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में डूबटों वापसी 1250। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते नेक्स्ट एंट्री। इसकी एक ही एंट्री क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर समायोजन नहीं है इसलिए। तो बच्चों HDFC 12% की लोन 1/7/2016 के दिन छुपा हुआ समायोजन बच्चों यहाँ पर 10,000 दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। लोन हमेशा वैसे ही निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर समझ लो। तो यहाँ पर बच्चों HDFC कितना दिया है, 10,000 रुपया दिया है और आपको यहाँ पर डेट दिया होता है 1/7/2016। बच्चों हमारा 1/7/2016 महीना कब पूरा होता है, काउंटिंग ईयर 31/3/2017 के दिन। तो बच्चों 7 से गिनना शुरू करो, 3 पे आके अटक जाओ। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कितने महीना हुआ बच्चों, 3 महीना, 3, 3, 6, 9 महीना हो गया बच्चों। तो 9 महीना हुआ तो मतलब 10,000, 9 है 9 और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 गुणे बच्चों कितना परसेंट दिया है, 12% दिया है। तो 12 और परसेंट का मतलब होता है 100। तो 10,000 गुणे 9 गुणे 12 डिवाइड करेंगे 12 से, फिर डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आएगा बच्चों, 900। आपको निकाल के मैं बता रहा हूँ। 10,000 गुणे 9 फिर गुणे 12 डिवाइड 12 फिर डिवाइड 100, कितना है बच्चों, 900 आ गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसकी एंट्री कैसे करनी है, HDFC लोन हमारी एक तरीके की दायित्व होती है, तो हम आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे पहले। ठीक है, चलिए लिखते हैं। आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में बच्चों यहाँ पर लिख दिया HDFC कितना था, 10,000, लोन पर ब्याज कितना है, 900 रुपया, प्लस करेंगे कितना आएगा, 10,900। बच्चों एक एंट्री हमने यहाँ पर कर दिया लोन पर ब्याज और दूसरी एंट्री यहाँ पर प्लस किया है, तो क्या होगा, सेम साइड। बच्चों मतलब इधर उधार है तो दूसरा एंट्री भी कहाँ जाएगा, प्लस है तो सेम साइड, मतलब उधार साइड ही जाएगा। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में जाएगी। क्लियर बच्चों, चलिए लिखते हैं। ये देखो बेटा, लाभ हानि खाते के उधार साइड में लिखेंगे HDFC की लोन पर ब्याज कितना है, 900। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, एक भी एंट्री हमारी छुटी नहीं है, आप देख सकते हो बच्चों। चलिए समायोजन में देख लेते हैं, क्या दो एंट्री छुटी नहीं बेटा। पहली एंट्री क्या बच्चों, हाँ यह अंतिम स्टॉक, हाँ अंतिम स्टॉक वाली एंट्री हमारी बाकी है। क्या लिखा है, अंतिम स्टॉक का माल मूल कीमत आपको 10,000 दिया है, जिसमें 50% स्टॉक की उपज नहीं हो सकती। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, नहीं हो सकती। तो भाई कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आपको अंतिम स्टॉक कितना लिखा है बड़ा, अंतिम स्टॉक कितना दिया बच्चों, यहाँ पर लिखा है 10,000। तो बच्चों 10,000 का यहाँ पर 50% एंड 50%। बच्चों 50% करेंगे, बच्चे भाई कितना बचेगा, 100%। होता कितना है, 100% होता है। 100% में से 50% मैंने कर दिया, बाकी बचे कितना, 50% ही बचा ना। तो बड़ा 10,000 का 50% करेंगे कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000। तो बच्चों 10,000 में से 5,000 आपका ऐसा है जो उपज में नहीं हो सकती, तो उसे निकाल दो। बाकी बचा कितना बच्चों, कितना बचा, 10,000 में से 5,000 माइनस कितना आएगा, 5,000। तो आपका लास्ट जो अंतिम स्टॉक आएगा बच्चों, वो कितना लिखना होगा, हमें 5,000 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया भाई कि 50% उपज नहीं हो सकती, मतलब वो मेरे हाथ में, मतलब वो उसकी हो गई। तो भाई 50,000 जब तुमने 5,000 तुमने निकाल दिया, 50% निकाल दिया, तो बाकी बचे कितने,
5,000, तो यही 5,000 हमारे क्या होंगे, अंतिम स्टॉक होगा। तो बच्चों समायोजन है, इसकी दो असर होगी। एक असर होगी व्यापार खाते के जमा पक्ष में होगी, दूसरी असर होगी आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों, व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिख दिया एक अंतिम स्टॉक 5,000। दूसरी एंट्री बड़ा यहाँ पर आएगा, दूसरी एंट्री बच्चों यहाँ पर आएगा अंतिम स्टॉक आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक 5,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते हैं कौन सी एंट्री बची हुई है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा, तीसरा हो गया हमारा, चौथा हो गया हमारा, पांचवा भी हमारा हो गया। मतलब लगभग हमारा सारी ये भी एंट्री हो गई, समायोजन की भी सारी एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, टोटल मानना। टोटल मानना सभी बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी सिखा देता हूँ। चलो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यापार खाते का टोटल मारेंगे जमा पक्ष। तो जमा पक्ष का टोटल मारो, उधार साइड का जमा। तो देखो किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है जमा साइड का। तो यहाँ पर लिखेंगे 86,750, यहाँ पर लिखेंगे 86,750। ठीक है, 86,750 में से इन सभी को माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 41,150। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सकल लाभ। क्या होगा, सकल लाभ। ठीक है बच्चों, क्या होगा मैं लिख देता हूँ अच्छे से, सकल लाभ। ठीक है बच्चों, तो इसकी दूसरी एफर्ट कहाँ जाएगी बच्चों, यहाँ पर सकल लाभ। इसकी दूसरी चाहिए, इधर उधार साइड लिखा है, दूसरी असर जाएगी लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। चलिए लिखते हैं सकल लाभ। दूसरी कर दिया लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिख दिया सकल लाभ। अब बच्चों हमें जमा पक्ष, सबसे पहले जमा पक्ष का टोटल मारो, फिर उधार पक्ष में। देखो किस साइड का ज़्यादा आ रहा है बच्चों, तो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर किस साइड का आ रहा है बच्चों, बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताओ मुझे। तो बच्चों इधर उधार जमा पक्ष का ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 43,900। तो यहाँ पर लिखेंगे 43,900। अब बच्चों इसमें से इन सभी को माइनस करो, इन सभी को माइनस करो, इसमें से बड़ा कितना आएगा बच्चों, बताओ जल्दी। तो यहाँ पर आएगा 30,270। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शुद्ध लाभ। क्या लिखेंगे हम, शुद्ध लाभ। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते की जमा पक्ष में। अब हम मारेंगे वितरण पात्र लाभ का टोटल। इसमें कोई एंट्री नहीं है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे वही क्या वही 30,270, 30,270। इसमें से बता हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कोई नहीं है तो 30,270। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। अब बच्चों वितरण पात्र लाभ हमेशा साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। तो बच्चे कौन कौन सा साझेदार, हर्ष और ऐसा। तो देखते बच्चों यहाँ पर कौन सा अनुपात दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो तो कोई भी अनुपात नहीं दिया। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर कोई भी अनुपात ना दे तो आपको हमेशा 1:1 मतलब समान अनुपात में बांट देने का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर्ष और ऐसा। ठीक है, तो हर्ष में बड़ा है तो दोनों को आधा आधा कितना होगा बच्चों, 30,270 का आधा करो कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा 15,135। 15,135 दोनों को समान अनुपात में बांट देंगे। अब बच्चों इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी बच्चों, इधर उधार है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वितरण पात्र लाभ। तो हर्ष के खाने में लिखेंगे 15,135, 15,135। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम जमा और उधार का टोटल मारेंगे। देखो किस साइड का ज़्यादा है, तो जमा पक्ष का ज़्यादा आ रहा है तो कितना आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आ रहा है 30,135 और यहाँ पर आ रहा है 50,135। दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 30,135, 50,135। अब 30,135 में से 2,500 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 27,635। अब इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 45,135। तो क्या लिखेंगे हम, शेष आगे ले गए। तो बच्चों दूसरा एंट्री कहाँ जाएगी इसकी, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे पूंजी खाता हर्ष और ऐसा। हर्ष के खाने में लिखेंगे 45,135, ऐसा के खाने में लिखेंगे 27,635। चलिए लिखते हैं।
देखो बच्चों, मैंने आप पूंजी दायित्व में लिख दिया हर्ष और ऐसा। हर्ष के खाने में 45,135, ऐसा के खाने में 27,335, दोनों को प्लस करें कितना आएगा 72,770। अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम संपत्ति लेने का टोटल मारेंगे। तो संपत्ति का टोटल मारो बच्चों, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल। तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है मुझे बताओ जल्दी। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,11,170। तो बच्चों यही टोटल अगर जमा पक्ष का भी आ जाता है तो हमारा उत्तर राइट है, मतलब सही होगा। तो इसका भी कितना आ रहा है बेटा, 1,11,170 आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। अगर बच्चों तुम्हारा भी उत्तर दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना उत्तर राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। और बच्चों एग्जाम के अंदर अगर टोटल मारना आए तभी टोटल मारना, क्योंकि अगर टोटल गलत होगा तो भाई एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और इसलिए कहता हूँ बच्चों, जिसको एकदम परफेक्टली आता है वही टोटल मारेगा, और जिसको टोटल मारना नहीं आता है टोटल मत मारना, खाली एक ही मार्क्स कटेगा फिर बस। ठीक है बच्चों, जिनको टोटल मारना नहीं आता है नहीं मारोगे तो चल जाएगा, लेकिन जिसको अच्छी तरीके से, जिसको 100 में से 100 रिजल्ट लाना है वो अच्छी तरीके से टोटल मार लेना। अगर बेटा दोनों साइड का उत्तर सही आए तभी टोटल का आंसर लिखना, अदरवाइज मत लिखना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये सवाल हमारा पूरा हो गया। आई होप आपको ये पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर बच्चों कोई डाउट वगैरह हो तो बताना, बिंदास बेफिक्र। नेक्स्ट सवाल में आपको वो भी चीज़ें इंप्रूवमेंट करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सवाल के साथ में। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।